आज सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। यूकेपीएससी और बीपीएससी को ध्यान में रख के इस क्लास को देखेंगे हम लोग। यूकेपीएससी के क्वेश्चन पेपर का यूकेपीएससी का एनालिसिस किए तो उसमें देखें कि सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके वो सब आ रहे हैं एकदम फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन, कोई कूट वाले क्वेश्चन नहीं है। और एक टेस्ट पेपर की तरह क्लास की तरह वो क्वेश्चन बनाते हैं, एकदम मतलब रहेगा पैटर्न अच्छा खासा, लेकिन आपको उसके लिए नहीं वो ज़्यादा कॉन्सेप्शनल पढ़ के उसको समझने की ज़रूरत नहीं होगी, कूट वाले प्रश्न नहीं होते। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित वो प्रश्न देखेंगे जिन प्रश्नों का संग्रह आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर जगह पढ़ाई जाती है, हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं आता है। उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। लास्ट में हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, पहले क्लास का चीज़ देखेंगे। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का स्टार्टिंग पॉइंट देखना है। तो भारत में एकल व्यवस्था भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू ही सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है वो 1935 के अधिनियम के थ्रू अपनाई गई है, ये बात याद रखिएगा। इसका स्रोत या इसका सोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ है। 28 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र आप हुए। ठीक 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट क्रियान्वयन में आया, इसका उद्घाटन हुआ है 28 जनवरी 1950 को। यह संविधान के भाग 5 में है, अनुच्छेद 124 से 147 तक है। 124 से 147 तक है। 124 के 147 तक जाने के बीच में आपको पूरा सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया, गठन, जितने भी चीज़ हैं, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ और स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट का जब हम पढ़ने के लिए संविधान का भाग 5 निकालेंगे तो किसी में 124 से 125, 126 ऐसे हम इसमें डिटेल में लिखे हैं। 147 तक में आपको यही 5 पॉइंट समझने हैं। ये आपके की फैक्टर है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए ये की फैक्टर होता है। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि हमें इसमें समझना क्या है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन किया गया है उसमें गठन की प्रक्रिया क्या है, ये आपको एकदम स्पष्ट समझना है। ध्यान से समझ लीजिए स्टेट पीसीएस के कैसे पेपर्स आते हैं और इन चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है कि हमारा ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद भी एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो उसके लिए आपके जो भी उसके जो इंट्रोडक्शन है उस टॉपिक का जो परिचय है उसी में से कुछ पॉइंट्स ऐसे निकाले जाते हैं जिसको हमें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। जैसे गठन कैसे होता है, अब गठन में कौन कौन से प्रोसेस अपनाए जाते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो सारी चीज़ आपको समझ लेना है। उसके बाद स्वतंत्रता कहाँ तक इनकी है, क्या क्या इनका क्षेत्र है, वही सब बात करेंगे अभी। उसके बाद न्याय क्षेत्र इनका क्या है, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया इनका क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको इसमें पूरा एक टू डिटेल हमको टू द पॉइंट समझना है। दूसरी बात, अब एक एक पॉइंट इसी में चलेंगे आगे। संरचना या नियुक्ति, वर्तमान में देखिए कितने हैं, 33 + 1 = 34 है वर्तमान में, ठीक है। जजों की संख्या जो है, एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी न्यायाधीशों की संख्या 33 है, मिलाकर 34 है। 2019 में उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए एक संशोधन अधिनियम लाया गया था 2019 के लिए, जिसके अंतर्गत ये किया गया है। अभी इसके आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले 8 न्यायाधीश इसके रखे गए थे। 1956 में उसे 10 किया गया, 1960 में 13 कर दिया गया, 1977 में 17, 1986 में 25, 2008 में 30, 2019 में 34। इस तरह से बढ़ते हुए गया है। नियुक्ति कौन करता है, एकदम स्पष्ट रूप से इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इफ बट का बात ही नहीं है। राष्ट्रपति करेगा। आपको फंसाने के लिए तरह तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे। अभी हम आप पे बम मारेंगे, जो क्वेश्चंस का है उसको बम मारेंगे हम। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब ये नहीं कंफ्यूजन हो जाना है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर दिया और मुख्य न्यायाधीश बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति अपने स्वविवेक से करेगा और राष्ट्रपति बैठ के देखेंगे, ऐसा नहीं है। मुख्य न्यायाधीश का सलाह लेंगे राष्ट्रपति, लेकिन उनके अलावा, मुख्य न्यायाधीश के अलावा जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये स्पष्ट रूप से आपको एकदम समझना है। 99वां संविधान संशोधन था 2014 में, जिसे बोला गया है न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित ये एक संशोधन था, 99वां संविधान संशोधन, जिसमें कॉलेजियम प्रणाली या एक और नाम से इसे जानते हैं NDCA, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसके थ्रू कॉलेजियम प्रणाली को लाया गया था।
ठीक है, कॉलेजियन प्रणाली को ये लाया गया था। ये एक विवाद का विषय बना था और उस समय ये भारत सरकार पर एक तरह से मनमाना ढंग से नियुक्ति करने का या अपने विशेष लोगों को प्रधानता देने की एक ऐसा माहौल बना, एक वातावरण बना। उसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस 99 संविधान संशोधन 2014 में जो आया था, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस 99 संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन किया और इस सरकार का ये जो 99 संविधान संशोधन 2014 लाने का जो उद्देश्य था कॉलेजियम प्रणाली को लागू करना, उसको कैंसिल कर दिया, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी सरकार के द्वारा जो 99 संविधान संशोधन 2014 में लाया गया था उसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी वो जो प्रणाली लाए थे कॉलेजियम प्रणाली, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, अब हम आपको इसके पीछे जो नियुक्ति की एक कहानी है वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, शुरुआत से सुप्रीम कोर्ट में एक परंपरा और एक रीति रिवाज चली आ रही थी कि जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा जजों में, उसे ही मुख्य न्यायाधीश की पद पर बैठाया जाएगा। 73 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है A.N. राय। इनको 3 वरिष्ठतम सदस्य में भी प्रधानता देके इन्हें नियुक्त कर दिया गया मुख्य न्यायाधीश। 73 के पहले वरिष्ठतम सदस्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती थी। 73 में एक विवाद के रूप में ये मामला उभर के आया। 3 वरिष्ठ सदस्य इनके ऊपर थे, लेकिन उनको अनदेखा करके 1973 में A.N. राय को सीजे नियुक्त कर दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद इस पर विवाद हुआ। 77 में हल्का फुल्का विवाद हुआ। 77 से ये प्रणाली फिर से लागू कर दी गई 5 साल के लिए, 65 वर्ष के लिए इनकी आयु तक रहते हैं ये। फिर इनको वापस से वही वाली प्रथा पर हम स्टार्ट कर दिए। कौन सी प्रथा? वरिष्ठतम सदस्यों के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले उत्तराखंड PCS में प्रश्न पूछा है 2016 में, पॉलिटी से, सुप्रीम कोर्ट से ये प्रश्न आया है। आपको प्रश्नों के आधार पे प्रश्न की अवधारणा कैसी बन रही है उसके आधार पे समझना है कि किस तरह से इस टॉपिक से हमें प्रश्न पूछा जाएगा, तभी आपके पढ़ने का कोई उद्देश्य सफल होगा। केवल सारी चीज़ें पढ़ने से आपको मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो प्रश्न है 2016 में उत्तराखंड PCS के प्री के एग्ज़ाम में पूछा है कि सबसे पहले कॉलेजियम प्रणाली कब लाया गया था मुख्य न्यायाधीशों को या न्यायाधीशों को चुनने के लिए भारत सरकार के द्वारा, तो 1993 में लाया गया था, ये याद रखेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद अभी स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी, जो आप देख रहे हैं 99 संविधान संशोधन करके, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर उसका समीक्षा किया और उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में भी वरिष्ठतम सदस्यों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। जो 73 के पहले होती थी वही आज भी है। ठीक है, इतनी बातें नियुक्ति पर क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इनका वेतन और शपथ और इनका अर्हता योग्यता क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 125 में इसका विवरण आपको मिलेगा। सबसे स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, इससे बहुत सारे जगहों पे क्वेश्चन फंसाए जाते हैं। वेतन जो है संचित निधि से इनका आता है। वेतन कहाँ से आता है? तो संचित निधि से। यह प्रश्न पूछा गया है। संचित निधि अनुच्छेद 266 में है भारतीय संविधान में। आपसे कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के वेतन संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में प्रावधानित है या संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट तो आप देख ही रहे हैं 147 में खत्म हो जाएगा, 124 से चल रहा है, लेकिन इनके वेतन संबंधी प्रावधान 266 संचित निधि में है। संचित निधि से इनका वेतन आता है। शपथ ये किसके सामने लेते हैं? राष्ट्रपति के सामने लेते हैं। ये बात याद रखिएगा, केवल राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। एक बड़ा अच्छा सिस्टम है इसका सुप्रीम कोर्ट का। अगर लॉजिकली समझना है स्टूडेंटों को ना, तो सीधे समझे, बैठाएगा पद पे कौन? राष्ट्रपति। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। हटाने के प्रोसेस में और लोगों की भागीदारी है, लेकिन हटाने का मुख्य काम राष्ट्रपति, वो नहीं हटा सकते। मेन उनका काम है, लेकिन वो हटा नहीं सकते, अभी आगे बात करेंगे। और शपथ किसके सामने? राष्ट्रपति। यानी ये तीनों काम राष्ट्रपति के संबंधित करना है। ठीक है, संचित निधि जो है आपका वेतन। अच्छा, वेतन संबंधी यहाँ पर अब जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है इजी क्वेश्चन, उसके ऊपर मॉडरेट क्वेश्चन, ऐसा बनाए हैं लोग, बोलते हैं मॉडरेट क्वेश्चन होता है। ऐसा कुछ है नहीं कि कभी ऐसा पूछ दिया जाता है वेतन संबंधी
चर्चा करने के लिए या वेतन संबंधी किसी प्रकार से काट छांट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन काट छांट करने का प्रावधान या अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद कर सकते हैं, लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि इनके किसी भी प्रकार के जो सुविधाएं इनको मिली है, वेतन संबंधी भत्ते और जितनी भी चिकित्सीय या जो भी दैनिक इनको सुविधाएं मिली है, उसमें काट छांट करने का अधिकार संसद को केवल आपातकाल की स्थिति में है। ऐसा नहीं है कि इनके मर्जी के अकॉर्डिंग संसद में विधेयक आएगा और चर्चा करके इनका पेमेंट कभी नीचे कर दिया जाए, इनका वेतन कभी ऊपर कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। स्पष्ट विवरण है, आपातकाल के दौरान इनकी सुविधाओं में कमी लाई जा सकती है। ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजों के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के प्रति या हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के प्रति आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर संसद में बहस नहीं हो सकती, कहीं भी बहस नहीं हो सकती। बहस किस चीज़ में हो सकती है? वेतन संबंधी कोई प्रावधान बढ़ाना हो या घटाना हो, वो भी आपातकाल लगने के दौरान या आपातकाल ऐसी स्थिति हो तब। अपने मन से आप बढ़ा सकते हैं, काट नहीं सकते। इसमें भी आपको समझ लेना है, बढ़ाने के लिए तो संसद बहस करेगा, बढ़ाएगा, जो एक प्रोसेस होता है, लेकिन हम बढ़ा दिए हैं और हमें वेतन इनका घटाना है, तो वो आपातकाल के दौरान हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए। अब इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, यानी किसी को भी सुप्रीम कोर्ट के अगर जज पे नियुक्ति चाहिए तो उनके अंदर कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? पहले तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए। भारत का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बन सकता। कोर्ट वाले प्रश्नों में आपको फंसाया जाता है, इसलिए स्पष्ट रूप से इसको समझ लीजिए। भारत का व्यक्ति नहीं, भारत का नागरिक। अब नागरिक और व्यक्ति में अगर आपको समझना है अर्थ, तो आप मूल अधिकार देख चुके हैं। बहुत सारे अधिकार भारत के नागरिक को प्राप्त हैं, बहुत सारे अधिकार भारत के व्यक्ति को प्राप्त हैं। अब उसको आप देख के डिटेल समझिए, क्योंकि ये खेल पॉलिटी का है। दूसरा, उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष, यानी हाई कोर्ट में या तो वो 5 वर्ष जज रहा हो, 5 वर्ष से अधिक, कम से कम 5 वर्ष, या उच्चतम न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय में मिलाकर 10 साल की उसने वकालत किया। ठीक है, ये पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट इसमें जो है, इसको स्पष्ट रूप से समझिए, राष्ट्रपति की दृष्टि में सम्मानित विधिवेता हो। राष्ट्रपति के नज़र में सम्मानित विधिवेता का मतलब ये केवल इतना मतलब है, ये किसी आपराधिक कृत्य में संलिग्न न हो। ऐसा कोई लॉयर न हो जिसके ऊपर किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य का मुकदमा दर्ज हो। सम्मानित विधिवेता का मतलब ये है, रह के वो संविधान के प्रावधान का उल्लेख किया करें और अपना ज्ञान प्रकाश किया करें लॉ के मैटर में, तो उन्हें सम्मानित विधिवेता कहते हैं। ये हो गई शैक्षणिक योग्यता की बात। अब हम आगे चलते हैं, सबसे पहले ये वाले पॉइंट्स देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय, ये आपके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के नीचे या तो अधीनस्थ न्यायालय कहिए या तो जिला न्यायालय कहिए। एक स्टूडेंट बोल रहा था कल के क्लास में कि पंचायत न्यायालय भी होना चाहिए था सर, तो पंचायत न्यायालय का विवरण यहाँ नहीं है। वो एक संवैधानिक पद पर उसको एक तरह से देखा या उसके प्रावधान को माना नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे 4 प्रकार का आपको, ये 2 तो एक ही हैं, अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, यानी 3 कैटेगरी है। इस तरह से हमने आपको समझा दिया। ठीक है, सबसे छोटा है अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, इससे ऊपर हाई कोर्ट, इससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय को क्या क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय की जो स्वतंत्रता है, संघीय न्यायालय, इसको हमारे यहाँ संघीय न्यायालय कहा गया है। ठीक है, और अमेरिका के संविधान में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को एक ही न्यायालय या एकीकृत न्यायालय कहा गया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ राज्यों को विशेष शक्ति है। हमारे यहाँ क्या है, सभी राज्यों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए संघीय न्यायालय कहा जा रहा है। ठीक, दूसरा बात, याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। अगर आपको कोई याचिका दायर करनी है तो सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा, याचिका नागरिकों के मूल अधिकार का यह गारंटर है। निम्नलिखित में से कौन नागरिकों के मूल अधिकार का गारंटर है? सर्वोच्च न्यायालय। हाई कोर्ट पे नहीं फंसेंगे आप। ठीक है, हाई कोर्ट कहाँ पे है वो भी इसमें आपको बताऊंगा। संविधान का अभिभावक भी किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। संविधान का अभिभावक यानी संविधान में कोई प्रावधान अगर कल को फंस जाएगा या कोई ऐसा बिंदु, ऐसा कुछ आ जाएगा तथ्य जिस पर संविधान के व्याख्या करने की आवश्यकता होगी, तो संविधान का व्याख्या सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो हर अधीनस्थ न्यायालय या उसके नीचे जो भी न्यायालय पड़ेंगे उनको मान्य है। आगे देखिए, न्यायाधीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले तो महाभियोग प्रक्रिया इसमें जोड़ी जाती है। जो महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित कोई भी आज तक तथ्य या आज तक कोई भी क्रियाकलाप सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने में नहीं हुई है, यह हमारे यहाँ अभी तक नहीं हुआ। राष्ट्रपति, संसद,
संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 होते हैं, दोनों से विशेष बहुमत आप पारित कराएंगे। विशेष बहुमत पारित कराइए या जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 समर्थन प्राप्त हो, तब इनको हटाया जा सकता है। हटाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। बहुमत आप लाएंगे, संसद में होगा, बहुमत लाने की प्रक्रिया चलेगी, लेकिन राष्ट्रपति ही आदेश देंगे तभी वो हटेंगे, ठीक। और इससे पहले जस्ट आपको उनको भी नोटिस देना पड़ेगा, जैसे राष्ट्रपति को देना होता है। किस आधार पर हटा सकते हैं? दुर्व्यवहार या कदाचार, ठीक है, दुर्व्यवहार या कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश एक होते हैं, एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कुछ दिनों के लिए जो बनते हैं वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं। इसका विवरण किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो 125 में है। कब हो सकते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश? जब वो पद रिक्त हो या अस्थायी रूप से उसे भरा न गया हो या दायित्व निर्वहन करने में वो अपनी असमर्थता दिखा रहे हों, जो उस समय मुख्य न्यायाधीश हो। मैं अपने दायित्व को नहीं निभा पाऊंगा, मेरी कुछ परेशानियां हैं, जैसे शारीरिक परेशानी है, किसी प्रकार का रोग से ग्रस्त हैं और उन काम नहीं कर पा रहे, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे, तो उनके स्थान पे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। ये 3 कंडीशन है। तदर्व न्यायाधीश, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 1-2 बार पूछा जा चुका है। तदर्व न्यायाधीश निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? 127 में है। तदर्व न्यायाधीश का मतलब क्या है, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे इसको केवल लिखा है, कुछ इसके बारे में नहीं लिखा है, इसलिए आप समझ लीजिए। तदर्व न्यायाधीश का मतलब ये होता है कि यदि कोई ऐसा एक मुकदमा या कोई वाद विवाद ऐसा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें जजों की संख्या अधिकतम करने की आवश्यकता है, अब बाकी जो आपके 34 जज हैं आपके पास, बाकी जो 33 जज हैं मुख्य न्यायाधीश बैठे हुए हैं, बाकी जो 33 जज हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं और इसमें हमें कम से कम 7 जजों की बेंच की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, नीचे के हाईकोर्ट के जजों को हम कुछ दिनों के लिए उस मुकदमे में तदर्व यानी वहाँ से वहाँ स्थानांतरित कर सकते हैं। उस प्रकार के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में तदर्व न्यायाधीश कहेंगे। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट से वो आकर उस मुकदमे के लिए बैठ रहे हैं जजमेंट देने के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, ऐसा नहीं है। वो तदर्व न्यायाधीश कहलाएंगे, अनुच्छेद 127 में। समझ में आ गया तदर्व न्यायाधीश का मतलब? सेवानिवृत्त न्यायाधीश 128 में है, जो रिटायर होते हैं, रिटायर हो गए, 128 में इनका विवरण है। इनको क्या विवरण में क्या है, तो सेवानिवृत्त के बाद ये वकालत नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। मतलब रिटायर होने के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अगर किसी का मुकदमा लेके वकालत करना चाहे तो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की एक गरिमा होती है और वो वकालत करने वापस आ जाएं तो इस पर एक कह सकते हैं कि अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए रोक लगाई गई है। सेवानिवृत्त के वकालत पर रोक है। अब इनकी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अपने में हैं, अपनी अवमानना पर ये दंड देने की शक्ति रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी भी डिसीजन को दिया और किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय, संस्था या किसी भी प्रकार के नेता या पॉलिटिशियन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस पर सीधे सीधे आरोप लगा दिया गया कि एक तरफा है और जज ऐसे किए हैं या जज वैसे किए हैं, तो इस पर कोई मुकदमा चलाने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वो उसे अवमानना अपनी मानेंगे और उस व्यक्ति, समुदाय, संस्था को दंड देने का उनके पास शक्ति है। इसलिए आप देखेंगे कभी भी सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो सब कोई सम्मान के साथ उसे ग्रहण करता है। कारण यही है, ये वाली लाठी बहुत मजबूत है। आगे देखिए, अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता है 146 में। यानी सुप्रीम कोर्ट में जितने भी स्टाफ की ज़रूरत है, कर्मचारी की ज़रूरत है, इनके पास अधिकार है। उनकी ज्वाइनिंग, उनकी नियुक्ति करने के सारे प्रोसेस ये निकाल सकते हैं। जैसे हाई कोर्ट अभी निकाला था, हाई कोर्ट RO की वैकेंसी, वो भी सुना जा रहा है कि पेपर लीक हो गया। अब एक ये मुद्दा अलग है, पेपर लीक होने वाला, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पेपर लीक हो गया है, सारी चीज़ें, अभी टेट के पेपर लीक हुए कुछ दिन पहले, बहुत परेशानियां होती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पेपर लीक हुआ है, बहुत सारे जगहों पर ये देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे प्रक्रियाएं हुई हैं, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बन गई हैं कि बहुत अच्छे तरीके से पेपर चल रहा था। लेकिन कुछ जगहों पर पेपर चल रहा है, सर्वर की प्रॉब्लम है, अपनी सेटिंग है लोगों की, जो बोलते हैं लोग, ये सब चीज़ें चली हैं। लेकिन ये आज का नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये बहुत पहले से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है। ये बहुत पहले से बहुत सारी चीज़ों में ऐसी प्रक्रिया में अपनाई जाती है जिससे कि पेपर आउट हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, और इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे अनुसार इसका कोई इलाज नहीं है। इसका बहुत सामान्य सा एक सिंपल इलाज है जिसे कोई करने के लिए तैयार नहीं है, और वो केवल कौन कर सकता है? कैंडिडेट कर सकता है। कैंडिडेट चिल्लाएगा, धरना देगा, कोर्ट जाएगा,
और मुकदमे में फंसेगा। इससे अच्छा मेरे अनुसार जितने भी, अब तो सोशल मीडिया है, जितने भी यूट्यूबर हैं जो ये बात कहते हैं, जो मैं बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा। बहुत सारे ऐसे मिलेनियर पड़े हुए हैं जो अपनी दुकान चला रहे हैं, वो चाहें अपने कर्तव्य को अगर ढंग से निभाएं तो ये पेपर लीक होना बंद हो सकता है। अगर वो एक बार आह्वान कर दें, उनके 10 लाख 15 लाख, हमारे तो नहीं, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, 10 लाख 15 लाख उनको फॉलोअर हैं, मात्र 50,000 से 20,000 लोग किसान आंदोलन में बैठे तो इतनी बड़ी सरकार को साल भर बाद मजबूर होके बिल वापस करना पड़ा। आपके पास एक एक यूट्यूबर के पास 10-10 लाख फॉलोअर हैं। अगर 10-10 हज़ार फॉलोअर भी इनके एक बार आंदोलन कर दें तो क्या एक ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिसमें ये प्रावधान किया जाए कि किसी भी प्रकार के पेपर लीक होने पर ये सुविधाएं उनसे संबंधित छात्रों को दी जाएगी, उनसे संबंधित प्रशासनिक कार्रवाई, उनसे संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों पर ये कार्रवाई की जाएगी। इसकी जो समय सीमा होगी वो तय हो। उन छात्रों के लिए अब जितनी पेपर या वैकेंसी हो वो 1 महीने में पुरानी वाली हुई थी वो 10 दिन में हो, क्योंकि उनका डेट ओवर हो रहा है। जितने भी सरकार आगे बनने वाली हैं या जो भी बनने वाली, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए छात्रों के पेपर के ऊपर बनाए गए या उनके जो ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनमें जितनी प्रकार के धांधलियां हैं इनको रोकने के लिए सबसे पहले वो कानून का निर्माण करें। ऐसा कुछ कानून बनाएं जिससे उनके अधिकारियों के ऊपर, लड़का तो नहीं करता ना, कैंडिडेट कहाँ करता है पेपर लीक? कैंडिडेट तो पेपर लीक कराने में कुछ नहीं है। कैंडिडेट से ज़्यादा तो वहाँ के जो मैनेजमेंट है या वहाँ से जो चाहते हैं, जिनको इससे बेनिफिट है, वो ना कराएंगे। लड़का तो रात भर जग के स्टेशन पर सोकर सुबह 1 रोटी खा के उसका तो काम है, वहाँ जाएगा पेपर देगा और अपनी किस्मत पे विश्वास रखा है। और हमारे जैसे लोग रोज़ अपना पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहा है। और बहुत लोग दुकान चला रहे हैं, चल रहा है। एक लफ्ज़ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकार की इसमें कोई बात नहीं, कोई भी सरकार आए और उसके कहानी में ये चलना ही है। और युवाओं में भी एक कमी है, वो ये कमी है कि जैसे ही चुनाव का दौर आएगा वो धीरे से देखने लगेंगे कि कौन से हमारी जाति का है, कौन से हमारी बिरादरी का है। बहुत सारी परेशानियों में वो फंस जाएंगे। और इस मुद्दे पर नहीं, दोनों चीज़ हैं। मैं तो सभी को यहाँ से जितने भी देखने वाले होंगे उन सबको कह रहा हूँ कि अपने जितने भी बेस्ट फॉलोअर्स वाले जिनको आप फॉलो करते हैं, जो तो यूट्यूब पर यूट्यूबर बड़े बड़े मिलेनियर हैं, उनको आप कमेंट कीजिए कि अब उनको अपने जीवन का सबसे बड़ा, आपके लिए जो आपने उनको बनाया है, अब आपके लिए जीवन में कुछ करने का समय उनका आ गया है, वो आपके लिए आगे बढ़ें। आह्वान करें। मेरे पास 10-20 लाख लोग होते तो आज मैं यहाँ नहीं रहता। 100% मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि मैं यहाँ नहीं होता। मैं उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई न कोई प्रक्रिया में संलग्न होता जिससे कि सरकार या आने वाली पीढ़ी के लिए कोई अच्छे कानून का निर्माण कराने की व्यवस्था बनाई जाती। उनको करना चाहिए। एक तो यूट्यूबर लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ाने वाले हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इन पढ़ाने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है पढ़ाने का हमें? जब हमारे स्टूडेंट को साफ़ सुथरा एक पारदर्शिता वाला परीक्षा आयोजन नहीं करके दिया जाएगा तो मेरे पढ़ाने का मेहनत और उनको पढ़ने का मेहनत कैसे सिद्ध होगा? उसके लिए भी तो मुझे ही कुछ करना होगा। अगर मेरे फॉलोअर्स हैं या मेरे जो भी हैं तो उनको साथ में लेके करना होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अकेले करना होगा। अपने धन या अपने समय से करिए, आप उनको साथ लेके करिए। जैसे आप पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं, वैसे आप उनके भविष्य के लिए उनसे बात करेंगे तो वो करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हमको अपनी दुकान चलानी है, हमें ऑडी से चलना है, मर्सिडीज से चलना है और निकलना है किसी का। मतलब धीरे धीरे हम भी ग्लैमर में पड़ जाते हैं। जो ग्लैमर में पड़ा वो कभी आपके भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता। ये एकदम स्पष्ट बात है। दूसरी बात, युवाओं को किसी भी सरकार को कभी भी वोट करें तो उनसे ये प्रश्न करें सीधे कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, पारदर्शिता के लिए कौन कौन से कदम उठाएंगे। मत मांगो रोड, मत मांगो बिजली, मत मांगो स्वास्थ्य, मत मांगो शिक्षा। हर साल तुम्हारे जितने भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उस पर ईमानदारी से प्रत्येक व्यक्ति हर साल निकले, परीक्षा आयोजन हो, अब पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो और हर व्यक्ति जाकर अपने स्थान पे जो पास आउट होगा, जो योग्य होगा, उस जगह पे बैठे, तुम्हारी पूरी व्यवस्था सुधर जाएगी। कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा तुम्हारा, न कोई किसी की कोई कमी होगी। सब अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे क्योंकि वो उस वर्ग से आ रहे हैं जिस वर्ग को अभी अभी जी के आ रहे हैं। उन्होंने संघर्ष देखा है, वो जाते ही नहीं बदल जाएंगे। जो गलत तरीके से जाएगा तो वो वहाँ गलत करेगा।
जो सही तरीके से जाएगा वो वहाँ गलत कम करेगा, सही ज़्यादा करेगा। मैं ये नहीं कहता कि गलत नहीं करेगा, इंसान है तो गलत तो करेगा ही। इन सब चीज़ों पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। खैर, इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देने के लिए अभी तक कोई आयोग का गठन नहीं हुआ है और न ऐसा कोई आयोग बनने की उम्मीद है, क्योंकि ये तो एक युवा के संबंध में है और जो पढ़ाने वाले हैं उनके। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा अच्छा समय राष्ट्र के निर्माण के लिए जो था वो धीरे धीरे पास हो रहा है। आने वाले समय में हमारे यहाँ युवाओं की संख्या कम होगी। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर की तकलीफ़ वाली चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती है। जो भी न्याय क्षेत्र है, अनुच्छेद 138 में इसका विवरण है कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र है उसमें संसद किसी प्रकार की कटौती नहीं कर सकता है। आप ऐसे समझ लीजिए। उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार से, अच्छा, ये कार्यपालिका से पृथक का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक स्वतंत्रता है और न्यायालय की एक अपनी स्वतंत्रता है। वो अपने आधार पर वो फैसला देते हैं। उसमें कार्यपालिका की कोई भी भूमिका नहीं होती है या कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं हो सकता, इसलिए कार्यपालिका से ये पृथक है, ये याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार क्या है, तो देखिए सबसे पहले मूल अधिकार 131 में विवरण है इसका। 131 में यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है। दूसरा, केंद्र और राज्य और केंद्र एवं एक राज्यों या राज्यों के बीच का विवाद, इसको समझ लीजिए। केंद्र और किसी एक सिंगल राज्य के साथ किसी मुद्दे पर विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट। केंद्र या बहुत सारे राज्यों का केंद्र के साथ विवाद है, 5-6 राज्य हैं और केंद्र सरकार से विवाद चल रहा है किसी मुद्दे पर, आप समझ सकते हैं। किसी मुद्दे पर पानी कोई बॉर्डर से, राज्य के बॉर्डर से एक नदी बह रही है, उसका कितना पानी उस राज्य में जाना चाहिए, कितना पानी इस राज्य में जाना चाहिए, तो 2 राज्य का विवाद हो गया, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। यही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार क्या है, तो देखिए 132 जो मूल अधिकार है वो क्या है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है। आपको न्याय दिलाने का क्षेत्राधिकार में आता है सुप्रीम कोर्ट के ये कि न्याय दिलाने के लिए आपको मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो 132 में ये विवरण है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अगर आपको किसी भी प्रकार की अपील करना है तो उसके लिए बेस्ट एक सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट उसका वो है, जगह है, प्लेस है जहाँ पे आप जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं। जैसे PIL दाखिल होता है, आप देखते होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल होता है। सलाहकार क्षेत्राधिकार 143 राष्ट्रपति को, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है, तो 143, ये याद रखिएगा। इसे अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं। अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या है कि इसके जितने भी निर्णय आएंगे, ठीक है, उतने निर्णयों को एक अभिलेख के द्वारा सजग किया जाएगा, संग्रह किया जाएगा और आने वाले जो भी मुकदमे इसके अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे हैं, अगर उसमें उस प्रकार के किसी भी प्रकार से मैचिंग करता हुआ कोई मुद्दा आएगा तो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया न्याय है, उसे कानून मान के इसके नीचे के न्यायालय आगे बढ़ेंगे। यानी अभिलेख न्यायालय का मतलब सिंपल सी बात, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी न्याय दिया गया वो एक कानून बन गया और उस कानून को एक जगह संग्रह किया जा रहा है, इसलिए इसे कहा जा रहा है अभिलेख न्यायालय। यानी एक बार डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके नीचे के सारे कोर्ट को, सारे न्यायालय को उसे मानना है क्योंकि वो कानून है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, इसे आप जानते ही हैं, न्यायिक समीक्षा कर सकता है। 13 में भी है, अनुच्छेद 13 में। भारत मूल अधिकार जब आप पढ़ते हैं तो 12 के बाद राज्य की परिभाषा के बाद आपको मिलता है न्यायिक क्षेत्राधिकार, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है इसके पास। वो क्या है, मूल अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार का कानून अगर संसद बनाती है तो मूल अधिकार का हनन होने तक जो भी उस कानून के जहाँ से जहाँ तक के पॉइंट है उसको चाहे तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति के अंतर्गत, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। यदि पूरा कानून ही मूल अधिकार से असंगत है तो पूरे कानून को ही शून्य कर सकता है। संवैधानिक व्याख्या करता है रह रहकर ऐसे समय पर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी प्रकार का विवरण फंस जाता है तो ये संविधान का व्याख्या करता है। ये सारे पॉइंट्स हैं ऐसे जो आपको कंप्लीट रूप से तैयार कर लेने हैं। अब इससे संबंधित जब आप प्रश्न देखते हैं तो प्रश्न में सीधे सीधे पूछा जाता है कि ऐसे क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि किस प्रकार से और कितने बहुमत से हटाया जा सकता है। आप पॉइंट टू पॉइंट समझ लीजिए, टू द पॉइंट समझिए कि कौन कौन से क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में किस तरह से पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आप कहेंगे कि सर और भी जैसे वन लाइनर क्वेश्चन टाइप का क्या पूछा जाएगा, तो निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार का संरक्षक कहा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। शपथ का प्रक्रिया अनुच्छेद किस में है, ये पूछ सकते हैं। कौन नियुक्ति करता है, कौन हटाता है, ये पूछ सकते हैं। हटाने के लिए क्या चाहिए, ये पूछ सकते हैं। लेकिन जब हम
कूट वाले प्रश्नों में जाएंगे और मॉडरेट क्वेश्चन जिसको कहा जाता है, थोड़ा सा अच्छे प्रश्न को बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट संबंधित, तो पूछा जा सकता है कि इनके किस प्रकार के कार्य के लिए संसद में बहस नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा, इनके जो आचार है, दुर्व्यवहार है, इस पर इनके डिस्कशन नहीं हो सकता। इनके व्यवहार पे डिस्कशन किस पे हो सकता है? वेतन संबंधी बढ़ाने पर, वो सब उसमें पॉइंट टू दिए रहेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत होगी। दूसरा, सबसे सुप्रीम कोर्ट को जितने भी मतलब इसमें वन लाइनर क्वेश्चन में ये दूसरा, जैसे फंसाने वाले क्वेश्चन आपसे पूछा है 2014 में जो कॉलेजियम सिस्टम लाया गया था, वो किस अधिनियम संविधान संशोधन के लाया गया था, किसके अंतर्गत? उसके बाद उसमें उस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो आयोग बना था, अधिनियम बना था, उसका क्या नाम था? ये सब प्रश्न थोड़े हाई फाई प्रश्न हैं। जब आप पढ़ लेंगे न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014, अब जब आप ये सब पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे ये तो कहीं था नहीं यार। तो ये सब चीज़ें, अब रही बात 1970 में कितना जजों की संख्या कर दिया गया, तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछते हैं आपसे, इसके लिए आप एकदम क्लियर रहें, किसी प्रकार का उसमें नहीं है। संरचना नियुक्ति में पूछ सकता है कि वर्तमान में 34 सदस्य हैं, 34 न्यायाधीश हैं, 34 न्यायाधीश वर्तमान में हैं। ये 34 न्यायाधीश को संविधान में किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है? 2019 उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या ब्रैकेट में है संशोधन अधिनियम। इस प्रकार से करके बहुत सारे प्रश्नों को इसमें बनाया जा सकता है, और आप इसके क्या करिए, एमसीक्यू को निकाल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कूट वाले प्रश्नों की तरफ ज़्यादा जाइएगा तो नॉलेज आपका विस्तृत होगा। कूट वाले प्रश्न अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ये दिक्कत सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद।